हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ अंजलि गुप्ता। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एज को, जो है विक्टोरियन एज। इस एज की जो टाइमिंग है वो है 1837 से लेकर 1901 तक। और इस टाइम पे जो इंग्लैंड की क्वीन थी वो थी विक्टोरिया, इसलिए इस एज को विक्टोरियन एज बोला जाता है। तो आइए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की रानी कैसे बनी। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में रोमांटिक एज में आपको बताया था कि इंग्लैंड का राजा जॉर्ज थर्ड था उस टाइम पे जब रोमांटिक एज चल रही थी। जॉर्ज थर्ड पागलपन का शिकार था, वो एक पागल राजा था और उसी के पागलपन की वजह से जो उसका लड़का था जॉर्ज फोर्थ, वो इंग्लैंड का राजा बना। जॉर्ज फोर्थ की डेथ के बाद जॉर्ज फोर्थ का जो भाई था विलियम फोर्थ, वो इंग्लैंड का राजा बना। यानी कि जॉर्ज थर्ड के ही ये दोनों बेटे थे, जॉर्ज फोर्थ और विलियम फोर्थ। अब जब विलियम फोर्थ की डेथ हुई तो उसके बाद उसकी 18 साल की जो भतीजी थी विक्टोरिया, वो रानी बनी। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चल रही थी, मतलब इंग्लैंड के जो मोनार्क थे यानी कि जो राजा थे, उनके हाथ में सत्ता ज़्यादा नहीं थी, उनके हाथ में पावर ज़्यादा नहीं थी, वो कम हो गई थी। अब क्योंकि विक्टोरियन एज का जो टाइम है वो बहुत लंबा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इस टाइम पे पोइट्स भी आए, नोवेलिस्ट भी आए और क्रिटिक्स भी थे। इस टाइम पर अमेरिकन लिटरेचर में भी डेवलपमेंट हो रहा था। हमने इससे पहले की एज में यानी कि रोमांटिक एज में देखा कि उस टाइम पे पोएम्स ज़्यादा फेमस थी, यानी कि पोएम्स पर ज़्यादा वर्क्स लिखे जाते थे। लेकिन जब हमारे पास विक्टोरियन एज आई तो यहाँ पे नॉवेल्स भी फेमस हुए, यानी कि ये एज यानी कि विक्टोरियन एज जो है वो फेमस हुई नॉवेल्स के लिए। जो इस टाइम के नॉवेल्स हुआ करते थे वो रियलिस्टिक हुआ करते थे और जो सोसाइटी के ट्रूथ थे उनको बताया करते थे। ज़्यादातर इन नॉवेल्स में कुछ मेन टॉपिक्स पे बात हुआ करती थी, जैसे द राइज ऑफ मिडिल क्लास, कि मिडिल क्लास कैसे उदय हो रही है, कैसे बढ़ रही है, उसको उसके ऊपर पॉइंट ऑफ करके नॉवेल्स लिखा करते थे। कॉलोनिज्म था यानी कि उपनिवेशवाद, जिसमें जो पावरफुल कंट्रियाँ होती थी वो किस तरीके से जो इनके पास पावर नहीं है उन कंट्रीज़ पे अपना हुक्म चलाती थी, कैसे उन पे अपना हुकूमत करती थी, वो सब कॉलोनिज्म में बताया करते थे। वो एक था उनके पास फेवरेट टॉपिक इम्पेरिज्म यानी कि साम्राज्य। इसमें वो सम्राट का जो शासन है उसके बारे में डिस्कस किया करते थे अपने नॉवेल्स में। एक बहुत फेमस उनका टॉपिक रहा करता था फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मतलब जिसमें जो वुमेन्स हुआ करती थी उनके एजुकेशन, उनके जॉब क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों के बारे में बात हुआ करती थी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उस टाइम पे नॉवेल्स लिखने के लिए, नॉवेलिस्ट के लिए, वो था चाइल्डहुड लेबर। क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो जो लेबर है यानी कि जो चिल्ड्रन लेबर थी वो काम करती थी इंडस्ट्रीज़ में, तो उनके जो दयनीय दशा थी, उनके जो भत्ता ना मिलना, उनसे ज़्यादा काम लेना, कम उम्र में ही बच्चों के पढ़ाई छोड़कर काम करना, उन सभी को देख के जो विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट थे या पोएट थे वो काफ़ी इंस्पायर हुए थे और उनको मजबूर हो गए थे वो चाइल्डहुड लेबर पे लिखने के लिए। तो समटाइम्स जो विक्टोरियन लिटरेचर है उसको हम चाइल्डहुड लिटरेचर भी बोलते हैं। जब रानी विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन बनी तो उस टाइम पे काफ़ी चेंजेस आए थे, इसलिए इस एज को न्यू एज भी बोला गया है। चेंजेस में जैसे डेमोक्रेसी आई थी, नेशनलिज्म होने लगा था, साइंस ने भी ग्रोथ करनी शुरू कर दी थी, इन्वेंशंस होने लगे थे, एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो गई थी और जो बुक्स थी वो भी हमें चीप रेट पे प्रोवाइड होने लगी, मिलने लगी। और साथ में इसी के साथ जो लिटरेचर है वो भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। जैसे कि देखिए, अगर हम चार्ल्स डार्विन को, इनका नाम हम सबने सुना है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो उनकी थ्योरी थी इवोल्यूशन पे, जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि कर्म विकास का सिद्धांत, जो इन्होंने पौधों पे किया था। तो ये हमारी विक्टोरियन एज थी, इसमें काफ़ी कंसिस्टेंसी थी और स्टेबिलिटी भी आ गई थी पॉलिटिक्स व्यू में, यानी कि लिटरेचर के साथ साथ जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो भी काफ़ी सुधर रही थी, वो भी काफ़ी डेवलप हो रही थी इस एज में। बात करते हैं कुछ नॉवलिस्ट की, तो पहले देखते हैं हम शुरुआती दौर के जो नॉवलिस्ट थे उनमें जो सबसे बड़ा नाम है इस एज में वो है चार्ल्स डिकेन का। चार्ल्स डिकेन को हम कैसे भूल सकते हैं। तो इनकी जो सबसे पहली बुक थी, ये सबसे पहला जो नॉवल था वो था द पिकवे पेपर, जिससे इनको रातों रात फेम मिल गया था, रातों रात वो फेमस हो गई थी। लेकिन जो ये पिकवे पेपर है यानी कि द पिकवे पेपर बुक थी, जो इनका वर्क था, ये विक्टोरियन एज आने से पहले ही पब्लिश हो गया था। चार्ल्स डिकेन मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मोस्ट पॉपुलर ऑथर थे ऑफ विक्टोरियन एज। चार्ल्स डिकेन ज़्यादातर गरीबों के बारे में लिखते थे। एक फेमस वर्क और है इनका हार्ड टाइम,
जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे से पुअर्स की सिचुएशन को दर्शाया है उस अपने वर्क में। अब बात करते हैं विलियम ठाकरे की। विलियम ठाकरे जो थे वो मेन कॉम्पिटिटर थे चार्ल्स डिकेन के। इन्होंने भी इनका बहुत फेमस वर्क है, वो है वैनिटी फेयर। और इसी टाइम पे 3 सिस्टर थी जिनको हम ब्रोंटे सिस्टर भी बोलते हैं, जिसमें शैर्लोट ब्रोंटे, इमले ब्रोंटे, एने ब्रोंटे, ये तीनों सिस्टर काफ़ी फेमस थी। इन्होंने ज़्यादा वर्क्स तो नहीं लिखे हैं अपने लाइफ टाइम में, लेकिन इनका जो वर्क था, एक एक वर्क इनका काफ़ी फेमस था। जैसे एमिली ब्रोंटे का वैदरिंग हाइट एंड शैर्लोट ब्रोंटे का जेन आयर एंड एने ब्रोंटे, इनका बहुत ही फेमस वर्क है, वो है द लीनियट वाइटफील्ड हॉल। ये एक फर्स्ट फेमिनिस्ट नॉवल भी माना जाता है, इसलिए एने ब्रोंटे का ये वाला वर्क काफ़ी फेमस है। मैं एक बात और बता दूं कि उस टाइम पे यानी कि विक्टोरियन एज के टाइम पे कोई भी फीमेल या कोई भी गर्ल अपने वर्क को अपने नाम से पब्लिश नहीं करा सकती थी। मतलब उनको अपने वर्क को पब्लिश कराने के लिए किसी दूसरे यानी कि किसी मैन के, किसी आदमी के नाम से अपने बुक को पब्लिश कराना पड़ता था, अपने वर्क को पब्लिश कराना पड़ता था। ऐसे ही हमारे पास जैसे चार्लोट ब्रोंटे हैं, उन्होंने क्यूरर बेल, और इमली ब्रोंटे ने एलिश बेल, और एने ब्रोंटे ने एक्टन बेल, इनके नाम से अपनी बुक को पब्लिश कराया है। इसी तरह एक और वुमन थी, वो थी मैरी एन इवांस। वो भी किसी दूसरे नाम से यानी कि जॉर्ज एलियट के नाम से अपनी बुक्स को पब्लिश कराती थी। जॉर्ज एलियट्स के भी काफ़ी सारे वर्क्स हैं, जैसे द मील ऑन द फॉलोज एंड मिडल मार्च, इनका मोस्ट फेमस वर्क है, मोस्ट फैबुलस वर्क है उस दौर का। तो फ्रेंड्स, ये थे शुरुआती दौर के कुछ नॉवलिस्ट। अब बात करते हैं कुछ अगले नॉवलिस्ट के जो बाद में आए थे। उनमें था नाम एलिजाबेथ गास्कल, थॉमस हार्डी, एंथनी ट्रेलॉक, जॉर्ज मैर्चिट, H.G. वेल्स। ये सभी नॉवेल्स को लिखते थे। इनमें जो थॉमस हार्डी है, इनका जो एक फेमस वर्क है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है। जो सेटिंग रखी गई है वो भी कास्टरब्रिज पे ही रखी गई है। ये H.G. वेल्स हैं, ये साइंस पर फिक्शन लिखते थे, मतलब कि जो इनके नॉवेल्स हुआ करते थे वो साइंस पे हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास नॉवलिस्ट। अब हम बात करते हैं पोइट्री की, यानी कि जो लीडिंग पोइट थे उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। विक्टोरियन एज में जो सबसे बड़ा नाम है पोइट्री में वो इन्हीं का नाम है। इन्होंने काफ़ी सारे वर्क दिए हैं, जिनमें कुछ फेमस वर्क हैं जैसे क्रॉसिंग द बार, मोर्टे द आर्थर, द लेडी ऑफ शैलोट, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। ये सभी लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के ही वर्क्स हैं। बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन्होंने ही ड्रामेटिकल मोनोलॉग को इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस कराया था। इनसे अच्छा ड्रामेटिकल मोनोलॉग कोई नहीं लिखता था। ये अपनी पोइट्री में ड्रामेटिकल मोनोलॉग का यूज़ ज़रूर करते थे। ड्रामेटिकल मोनोलॉग का मतलब क्या है कि इसमें एक स्पीकर होता था और एक लिसनर होता था। मतलब इसमें सिर्फ स्पीकर जो था वो बोलता रहता था और लिसनर पूरी बात को सुनता था। ऐसे इनका जो फेमस वर्क है वो है जैसे द लास्ट राइड टुगेदर। इन्होंने इसमें अपनी जो बिलव्ड थी उसके लिए ये पोएम लिखी थी। एक है माई लास्ट डचेस, ये भी इनकी बहुत फेमस वर्क है। तो ये थे रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनकी जो वाइफ है वो है एलिजाबेथन ब्राउनिंग। इन्होंने दोनों ने मिलके काफ़ी वर्क्स लिखे हैं एक साथ, और एक साथ ही इनको फेम भी मिली है। तो हम बात करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की। मैथ्यू आर्नोल्ड का नाम तो हम सबने सुना है। ये क्रिटिज्म करते थे, मतलब ये ज़्यादातर क्रिटिस करते थे पोइट्स को। जैसे इनकी फेवरेट क्रिटिज्म पर बुक थी डोवर बीच, द स्कॉलर गिप्सी, द फंक्शन ऑफ क्रिटिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। ये इनके फेमस वर्क रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड के। थॉमस हार्डी भी नॉवेल्स के साथ पोइट्री भी करते थे, वो पोएम भी लिखते थे थॉमस हार्डी। अब बात करते हैं इस टाइम के ड्रामास की, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है ऑस्कर वाइल्ड का। इनका नाम हमने सबने सुना है। इनके एक जो फेमस वर्क है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अनरेस्ट। मतलब ये सबसे बड़ा वर्क रहा है ऑस्कर वाइल्ड का, इसी से इनको काफ़ी फेम मिली है। और भी कई ऑथर्स, राइटर्स एंड पोइट्स थे उस टाइम पे विक्टोरियन एज में, लेकिन ये कुछ फेमस ऑथर्स थे जिनको हमने डिस्कस किया है।
जब 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई तो उसी के साथ ही जो हमारा विक्टोरियन एज है उसका भी एंड हो गया और यहाँ से हमारे पास शुरू होती है मॉडर्न एज, यानी कि इसको हम एडवर्डियन एज भी बोलते हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।